हेलो एवरीवन। और आज हमारी कॉस्ट रिकन्सिलेशन की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था और बेसिक भी देखा था। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं, मित्तल महेश्वरी जी की बुक मेरे पास है, इसमें से 14th नंबर का जो क्वेश्चन है आप देखिए, आपकी बुक में आगे 13 है या 12 है या 15 है। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें मांगा क्या है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। एक्चुअली में इसने ट्रेडिंग एंड P&L तो हमें ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है, जिसमें प्रॉफिट भी निकला हुआ है। 69,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एज़ पर फाइनेंशियल बुक के हिसाब से। यानी फाइनेंशियल अकाउंट वाले जो बच्चे होते हैं उन्होंने जब कंपनी का नफ़ा नुकसान पता किया तो वहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 69,000 रुपीज़। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बच्चे हैं, हमें तो कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। हम अपनी खुद से प्रॉफिट देखते हैं कि हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है या फिर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोलता है मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड यूनिट द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स सो दैट, यानी जो कंपनी के जो कॉस्ट रिकॉर्ड हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं वो ये सारी चीज़ें बता रहा है। मतलब वर्क ओवरहेड कितना है, प्राइम कॉस्ट का 20%, ये कॉस्ट शीट की कुछ डेटा दिया हुआ है। तो कहता है 20% प्राइम कॉस्ट का, और ऊपर अगर हम वर्क हेड की बात करें, वर्क ओवरहेड की, सॉरी वर्क ओवरहेड की, तो वो 2,13,000 दिया हुआ है। और नीचे ये कॉस्ट के रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है आपको। चलो ठीक है, कहीं पे भी अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया दूसरा वाला। दो प्रॉफिट हमें चाहिए होता है ना, एक तो फाइनेंशियल बुक का जो दिया हुआ है और एक कॉस्ट बुक का। इस पेज में तो कहीं दिया नहीं है। ये क्वेश्चन दूसरे पेज में भी कैरी फॉरवर्ड है। तो प्रिपेयर अ कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेटिंग द नेट प्रॉफिट। तो आपको क्या बताना है कि आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट बनाओ या फिर कॉस्ट शीट बनाओ, एक ही बात है। अब अकाउंट बस टी फॉर्म में होता है और कॉस्ट शीट आपकी इस तरीके से होती है, डेटा लिखा होता है, सारे खर्चे, एंड देन बात तो वही हो रही है ना, इस सेल में से आप सारे खर्चे घटा रहे हो, यहाँ भी तो सेल में से आप सारे खर्चे घटाओगे तभी प्रॉफिट आएगा। तो कॉस्ट शीट के फॉर्म में भी डिज़ाइन कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोलता है कि आपको P&L कॉस्ट अकाउंटिंग बताना है जो कि प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा हो। तो कुल मिला के इसने पहले हमसे कॉस्ट शीट बनवाने के लिए बोली है। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, रिकनसाइलिंग द प्रॉफिट एज डिस्क्लोज बाय द कॉस्ट अकाउंट्स एंड दैट शो इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो आपको एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जो रिकनसाइल करे, जो मैच करे किस प्रॉफिट को जो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में दोनों में डिस्क्लोज हो रखा है। तो फाइनेंशियल अकाउंट का तो प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट का पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमें कॉस्ट शीट बनानी ही बनानी पड़ेगी। तो डेटा भी हमें दिया हुआ है कॉस्ट शीट के रिगार्डिंग यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे फुल फ्लैश डेटा नहीं दिया। जो डेटा आपको कम पड़ रहा होगा, जैसे सेल वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, कितने का सेल करा, तो वो ऊपर से उठा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सेल आप मतलब कुछ खर्चे जो आपको कॉस्ट शीट के होने चाहिए लेकिन यहाँ नहीं दिए हुए, दैट मीन्स वो सेम एज इट इज़ वैसे ही होंगे जो आपके P&L में बुक हो रखे हैं। सिंपल है। अब हम सीधा पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं, किसका, कॉस्ट शीट का। मैंने यहाँ पे कॉस्ट शीट का जो है फॉर्मेट बना लिया, और आपने कॉस्ट शीट की अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आता होगा। 6 खर्चे हैं, वही आपका बेसिक रहेगा। 6 में से पहले 3 जो डायरेक्ट खर्चे थे, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाएंगे प्राइम कॉस्ट। उसमें आप फैक्ट्री के खर्चे जोड़े, फिर उसमें एडजस्टमेंट करेंगे WIP की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, एंड देन आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क ओवरहेड आ जाएगा। देन उसके बाद आप ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे, ऑफिस के जितने भी ओवरहेड्स हैं, एंड फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपको फिर एक और एडजस्टमेंट करनी है फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग, एंड देन आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। COGS आने के बाद आपको और जो बाकी के सेलिंग के खर्चे हैं वो उनको जोड़ना है, और आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लास्ट में आपको बस सेल वैल्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं हमें कितना डेटा दिया हुआ है। मैंने बना तो ये फुल फ्लैज लिया है, और देखता हूँ जितना डेटा दिया होगा उस हिसाब से यहाँ पे हम फिल करते चले जाएंगे। तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ढूंढना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले ना चेंजेस पे टिक लगा देते हैं। जैसे वर्क ओवरहेड इस बोला है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, और यहाँ पे वर्क ओवरहेड के लिए कुछ बात बोली हुई है नीचे अलग से। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए भी कुछ बात बोली हुई है, ठीक है। यानी एज इट इज़ नहीं लेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कॉस्ट। जो हम शीट बना रहे हैं कॉस्ट शीट, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा वो इस हिसाब से होगा जैसे यहाँ पे कंडीशन रखी है। सेम वर्क ओवरहेड जो होगा वो इस हिसाब से होगा जैसे यहाँ पे कंडीशन रखी है। और सेलिंग के लिए भी कोई कंडीशन है, यस है, ठीक है। एंड ये क्या लिखा है, द अंडर ऑब्जर्व्ड और ओवर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मतलब चार्ज, एक ही बात है, चार्ज रिकॉर्डेड, सारे एक ही वर्ड्स हैं सारे।
ठीक है, अंडर चार्ज या ओवर चार्ज ओवरहेड हैव नॉट बीन एडजस्टेड इनटू द कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, मतलब जितने भी आपके खर्चे कम या ज़्यादा रिकॉर्ड या हो चुके हैं इधर या उधर, वो अभी एडजस्टेड नहीं हुए हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस के साथ। तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं हुए तभी तो हम रिकन्सिलेशन बनाएंगे। ठीक है, अगर एडजस्ट हो ही चुके होते तो फिर हम क्यों रिकन्सिलेशन बनाते। तो पहले तो हमें कॉस्ट शीट बनानी है और ये पता करना है कितना प्रॉफिट आया। तो रॉ मेटल कंज्यूम्ड के लिए ज़्यादा कुछ खास तो बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेटल कंज्यूम दिया है 7,08,000, सीधा इसी को उठा लेते हैं। 7,08,000, 7,08,000, 8,000 सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 7,08,000 ही है, 7,08,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमें नीचे तो कुछ बोला नहीं था, तो डायरेक्ट वेजेस ये 3,71, 3,71,000, 3,71,000। इसके बाद डायरेक्ट खर्चों के नाम से तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, खर्चे इधर ही होते हैं ना, इधर देखने की ज़रूरत तो है नहीं, कॉमन सेंस है, इधर ही देखो खर्चे, कहीं डायरेक्ट खर्चे दिए नहीं दिए हुए, तो डायरेक्ट खर्चे भी हम डैश ले लेते हैं और दोनों का टोटल कर लेते हैं। 7,08,000 प्लस 3,71,000, तो आपका आ रहा है ये 10,79,000। आप भी कैलकुलेट करके देख लो, कहीं मैं गलती नहीं हो जाए, कहीं गलती से तो कमेंट कर देना अगर गलत गलत हो जाए तो, कई बार मिस्टेक हो जाती है यार, सिले मिस्टेक्स। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड कुछ बातें बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वर्क ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, इनका तो 2,13 आया है और यहाँ पे बोल रहा है ये प्राइम कॉस्ट का 20%। तो प्राइम कॉस्ट अभी अभी निकालिए, तो प्राइम कॉस्ट का 20% यानी 10,79,000 का 20% निकाल के बता दो। 1079 का 20% हो जाएगा 2,15,800, 2,15,800। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। WIP दिया है क्या? यहाँ तो कुछ बोला नहीं था। तो ओपनिंग देखो, कोई भी चीज़ है ओपनिंग तो इधर ही आएगी ना। अब ओपनिंग 3 हो सकती है। ओपनिंग आपका मैंने बताई थी, ओपनिंग जो और क्लोजिंग जो है रॉ, मतलब जो आपका स्टॉक होता है वो 3 फॉर्म में होता है। रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, WIP की फॉर्म में हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में हो सकता है। तो ओपनिंग आएगा इस तरफ, क्लोजिंग आएगा इस तरफ। तो रॉ मटेरियल के बारे में तो कुछ बोला नहीं, और ऑलरेडी इन्होंने कंजम्पशन कैलकुलेट करके दे रखे थे। कंजम्पशन का मतलब ही क्या होता है कि इसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल एडजस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही आपको ओपनिंग WIP दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग WIP के आगे लगा लेते हैं डैश। अब क्लोजिंग दिया होगा इस तरफ, देख लेते हैं कहीं पे। ये देखो, इन्होंने एक तो फिनिश स्टॉक दिया हुआ है और एक WIP का। अच्छा, WIP के अंदर ना मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड तीनों का टोटल जो है ये 30,000 इकट्ठा है ये WIP। मतलब जो आपने आधा काम कर चुके हो उसमें इतने रुपए का मटेरियल लग चुका है, इतने रुपए की वेजेस लग चुकी है, इतने रुपए के अदर खर्चे लग चुके हैं, फैक्ट्री के अदर खर्चे। तो कहता है कि टोटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना ऐसा माल है आपके पास जो आधा अधूरा बना हुआ है 30,000 रुपये का। तो आपका क्लोजिंग जो WIP है वो 30,000 रुपये। तो इसको यहाँ से आप करेंगे लेस, तो कितना आ जाएगा? पहले फैक्ट्री ओवरहेड आपको जोड़ना होगा एंड देन उसमें से आपको लेस करना होगा 30,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 12,64,800। ठीक है जी, 12,64,800। एंड इसके बाद ऑफिस के खर्चे मांग रहा है, देख लेते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ऑफिस के खर्चे के लिए ना इसने यहाँ पे टिक लगवा रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस वही होता है। बोलता है कि ओवरहेड हैव बीन रिकवर्ड एट 3 रुपीज़ पर फिनिश्ड यूनिट्स। मतलब जितनी भी आपने यूनिट्स फिनिश्ड की, जितनी भी यूनिट्स आपने बना दी, एक यूनिट पे 3 रुपये के हिसाब से ऑफिस का खर्चा बता रहा है। तो कई बच्चे समझते हैं कि यार जो फिनिश स्टॉक आपके पास पड़ा है 1,000 यूनिट इंटू 3, नहीं ऐसा नहीं है। जितनी आपने फिनिश्ड करी, अब सोचो मेरी बात, पहले से आपके पास फिनिश्ड कुछ नहीं था, मतलब आज आपने नया नया जो भी बनाया उसमें से 30,000 तो बेच दिया, 1,000 बचा लिया। तो मुझे बताओ कितना आपने फिनिश इस बार कितना बनाया, आज कितना माल तैयार किया? 31,000 यूनिट्स माल तैयार किया, सिंपल है। तभी तो जिसमें से 30 बेच दिया होगा, 1,000 बचा लिया होगा। तो जितना भी यूनिट आपने फिनिश्ड की, आज माल रेडी किया, 3 रुपये के हिसाब से आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगी है उस पर। तो आपने यूनिट्स 31,000 रेडी करी हैं, फिनिश्ड करी हैं, और 3 रुपये के हिसाब से ये आ जाएगा आपका 3 3 93,000 आएगा। तो 93,000 जोड़कर कितना आ रहा है? 13,57,800। अब एडजस्टमेंट करनी है ओपनिंग, फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग
फिनिश गुड्स की। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स तो हमें दिया नहीं है, ओपनिंग तो कुछ भी नहीं था, ना ओपनिंग रॉ मटेरियल था, ना ओपनिंग WIP था, ना ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ओपनिंग है ही नहीं, ओपनिंग को डैश मार देते हैं। क्लोजिंग के लिए बोल रहा है कि क्लोजिंग ना 1000 यूनिट्स हैं। थोड़ी हिल रहा है कैमरा, हिल रहा है, सॉरी, जस्ट वेट 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 वेट। तो कहता है कि जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 40,000 है, वैल्यू दी हुई है 40,000, लेकिन हमें तो अपना लॉजिक लगाना है। हमने सीखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे वैल्यूएशन करते हैं। 1000 यूनिट बच रही है, ये तो चलो पता लग गया, लेकिन रेट कौन सा लेंगे, फीफो लीफो वाला याद है ना। तो अब देखो, आपके पास पहले से कोई माल नहीं था, आज आपने नया नया बनाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतने रुपए का खर्चा आया। अच्छा, कितनी प्रोडक्शन करी है, 31,000 यूनिट्स बनाई है, सबको पता है। 31,000 आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करी, तो मुझे बताओ एक यूनिट कितने का पड़ गया होगा आपको। भाई ये टोटल खर्चा है, इतना खर्चा आपने इतनी यूनिट्स को बनाने पे किया, तो डिवाइडेड बाय 31,000, तो एक यूनिट आपकी बनी है 43.8। तो आपकी जो 1000 यूनिट बची है, मतलब 31,000 में से 1000 बची है, 30 तो सेल हो गई है ना, उसका तो पैसा आ गया होगा आपके पास नीचे। तो 1000 जो बचा है वो इसी रेट का तो बचा होगा। तो 43.8 के हिसाब से आपको जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी। अगर यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड्स भी हो जाता तो थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाती। मैंने आपको कॉस्ट शीट के अंदर बताया था कि वहाँ पे कैसे काम करना है, फीफो लीफो, क्योंकि वहाँ पे ना आपके पास दो रेट हो जाते, पुराना माल और एक नया माल ताज़ा जो आज का बना हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें फोकस्ड रहना होता है। अदरवाइज फीफो मेथड यूज़ कर रहे हो आप, और मैंने यहाँ पे फीफो यूज़ करा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी नहीं था कैसी वैल्यूएशन करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के 3 तरीके होते हैं ना, फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज। मैंने फीफो यूज़ किया, और फीफो में पहला वाला पहले बिक जाता है, मतलब बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है। तो जो ओपनिंग रहा होगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो ये पहले ही चला गया। सेल कितनी करी हमने, 30,000 यूनिट्स। तो पहले का अगर होता भी सपोज दैट, तो पहले वो इसका पूरा ख़त्म हो जाता, और फिर जो बचता क्लोजिंग वो किस में से बचता, नए वाले में से। तो फीफो के अंदर हम दिमाग में रख सकते हैं कि ताजे वाले में से जो है क्लोजिंग स्टॉक निकल कर बचता है। तो ठीक है, हमने वैल्यूएशन करनी है, कर दी। कितना आएगा इंटू 1000, यह आएगा 43,800। 43,800 इसे करो माइनस ऊपर वाले में से, 1357,800 माइनस 43,800, तो 13,14,000। 13 लाख, कैमरा हिल रहा है ज़्यादा, सेटिंग नहीं हुई है इसकी अच्छे से। ओके, सेलिंग के खर्चे के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या बोला हुआ था, कहाँ गई बुक, ये रही। तो हमें ऊपर सेलिंग के खर्चे तो P&L के हिसाब से तो ये है 113,500, लेकिन हमारा हिसाब मैंने टिक लगा दिया था ना पहले ही, तो ये मुझे याद दिलाएगा कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का हिसाब अलग है, और हमारा हिसाब क्या है, रिकवर्ड एट 4 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड। जितनी आपने यूनिट बेची हैं 4 रुपये के हिसाब से सेलिंग का खर्चा, तो बेची तो 30,000 यूनिट्स है, 4 रुपये के हिसाब से 13 चौके 12, 1,20,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ रहा है आपका टोटल कॉस्ट 14,34,000, 14,34,000। सेल कितने की है, तो सेल तो वही रहेगी आपकी, 15 लाख की सेल है आपकी, 15 लाख की सेल है। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है मुझे ये बता दो, प्रॉफिट अब डिफरेंस आ जाएगा ना। तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 66,000 का, 66,000 का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो 66,000 है, और फाइनेंशियल बुक के हिसाब से 69,000 है। अब क्योंकि दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, मोटा मोटा डिफरेंस देखा तो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये 3,000 डिफरेंस एक ही चीज़ से नहीं होगा ना। अब साफ दिख रहा है, वर्क ओवरहेड की वजह से है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है, सेलिंग की वजह से, एक और छुपा हुआ है, एक और छुपा है, कोई बताएगा। यस, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वजह से भी है। देखो हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना घटाया, 43,800, और यहाँ पे कितना मेंशन है, 40,000। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमने तो यहाँ घटाया है और ये क्या है। देखो एक्चुअली यार ये टी शेप है, आप थोड़ा समझो। सेल है, सेल में से सारे खर्चे घटते हैं। जो ये फिनिश स्टॉक है, ये मैंने आपको, शायद आपने कॉस्ट शीट देखी नहीं है इसलिए आप ऐसे सवाल कर रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। भाई मैंने बताया था आपको, ये जो आप परचेज़ करते हो माल, और आपके पास जो ओपनिंग है
और ये जो क्लोजिंग है तो ये दोनों प्लस होंगे और इसमें से ये क्लोजिंग माइनस ही तो होगा। तो अल्टीमेटली ये खर्चों में ये जो खर्चा हुआ इतना, इसमें से हम क्लोजिंग माइनस ही कर रहे होते हैं, तभी तो हमने इसे इधर लिखा हुआ होता है। ठीक, तो इन चीज़ों से परेशान ना होना आपको बस इतना पता होना चाहिए डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है। वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और एक छुपा हुआ है जो फिनिश स्टॉक है, इसकी वैल्यूएशन हमने अपने हिसाब से यहाँ पे जो करी थी इसकी वजह से। तो रिकन्सिलेशन तो बनाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ऑफ देयर आर डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। ठीक है, अब बना लेते हैं। पहले तो आप इसको नोट कर लो, अगर आपको नोट करना है ऊपर से मैंने कैसे कॉस्ट शीट बनाई है। खुद भी ट्राई करा करो वीडियो पॉज करके। ये लो, अब चलते हैं कॉस्ट रिकन्सिलेशन। वो प्लस माइनस वाला फॉर्मेट बना लेता हूँ मैं फटाफट से। मैंने बना लिया यहाँ पे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, प्लस एंड माइनस करके। और जैसे कि हमें पता है हमारे पास दोनों प्रॉफिट पड़े हुए, कॉस्ट का भी और किसका, फाइनेंशियल बुक का भी। तो मैं यहाँ पे लिख कर भी दिखा दूँ आपको, बस बेसिक नहीं छोड़ना यार। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि रफ में आप लोग भी करो, अगर आप दिमाग के अंदर एनालिसिस कर पा रहे हो, सारा खेल ही एनालिसिस का है, तो ये सब खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनेंशियल बुक है, ठीक है, बुक फेसबुक नहीं है, ये फाइनेंशियल बुक है, एंड एक कॉस्ट बुक है। कॉस्ट बुक, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इस चीज़ों में टेंशन मत लो। यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा, जो यहाँ नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये कितना आ रहा था याद है किसी को? ये देखना पड़ेगा, 69,000 था मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार। तो फाइनेंशियल के हिसाब से 69,000 आ रहा था। 69,000 में यहाँ लिख देता हूँ, ये इन बच्चों ने निकाला है। और हम बच्चों ने क्या निकाला है यहाँ पे नेट प्रॉफिट? अभी कितना निकाला था, यहाँ देखो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 66,000 निकाला है। तो 66,000 मैंने यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो प्रॉफिट हमारे निकल कर आए हुए हैं। भाई नीचे आलू वाला आया है, लॉकडाउन है, सारे लोग घर में, सब्जी वाले घर पे आ रहे हैं। चलिए छोड़ो, हमें इधर फोकस करना है, उनकी आवाज़ में सुनो आप। तो अब करते हैं यहाँ पे, अब हमें ना पता भी है कि कहाँ कहाँ पर किन किन जगहों से मिस्टेक है। आपको करना क्या है कि आप सबसे अच्छा क्या है कि इसी को एनालिसिस कर लिया करो। यहाँ से चलते हैं हम। मटेरियल कंज्यूम्ड में कोई डिफरेंस नहीं था, अगर डिफरेंस होता तो मैंने टिक पहले ही लगा दिया था। डायरेक्ट वेजेस में भी कोई इसके वजह से कोई डिफरेंस नहीं आया, दैट मीन्स वर्क ओवरहेड में डिफरेंस है। यहाँ 213 है और हमारे वहाँ पे क्या है, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डिफरेंस है। तो पहले मैं इसे लिख देता हूँ, वर्क ओवरहेड P&L के हिसाब से यानी फाइनेंशियल के हिसाब से 213, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कोई खर्चा था जो कि यहाँ पे 2,13,000 था। अच्छा, जैसे मैं खर्चों के साथ कर रहा हूँ, जिस पिछली वाली वीडियो में करा था, सेम वैसे इनकम के साथ भी करोगे। कोई इनकम यहाँ पे कुछ और है, कोई यहाँ पे कुछ और है, तो आप उसे कैसे टैकल करोगे वो आपको देखना है, सीखना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड है, मैंने खर्चे का नाम लिखा, कुछ भी हो खर्चा है ना, 213 लिखा हुआ है, दैट्स इट। और हमारे इसमें कॉस्ट बुक में कितना लिखा हुआ है, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 215,800, 215,800, 215,800 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 215,800, 215,800। ऑब्वियस सी बात है, जब ये खर्चा डिफरेंट है तो यहाँ भी फ़र्क तो पड़ा होगा P&L में, और वो जो कि दिख भी रहा है। तो कहते हैं कि अब मुझे किस को छेड़ाखानी करनी है, मतलब किस प्रॉफिट को मुझे एडिट करना है, इसको या इसको। खैर इन दोनों को तो मुझे छेड़ना नहीं है, साइड में जो मैंने आपको राइस का एग्जांपल दिया था, किस वाले राइस को उठाऊं, इस वाले को या इस वाले को, तो ये मुझे डिसीजन लेना है। अब मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज ऑफ वी आर स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो हम इस वाले प्रॉफिट को उठा लेते हैं 66 को। और क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, अगर ये लॉस होता तो फिर हम नेगेटिव साइन में लिखते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना प्लीज़, कितना 66,000। तो ये पॉजिटिव हमारे पास पड़ा हुआ। अभी सही हमें कम करना है, कभी ज़्यादा करना है, कभी कम करना है, कभी ज़्यादा करना है, वो डिपेंड करेगा हमारी एनालिसिस पर। यहाँ एनालिसिस क्या कहती है, ये कहता है कि यार यहाँ भी ना इमेजिन करो, यहाँ भी इतना ही होना चाहिए था, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है, इसके बराबर लाना है इमेजिनेशन के अंदर। तो सारे जो भी खर्चे हैं इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ 215,800 जो है ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 213 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ना इमेजिनेशन वाली इरेजर उठाओ और इरेज करो। कितना इरेज करूँगा कि ये 213 आ जाए। तो खर्च, इस खर्चे को मैं कितना, देखो यहाँ पे 215, 2,15,15, 215,800 माइनस 2,13,000, तो ये आएगा 2,800। यानी इसके अंदर 2,800 खर्चा ज़्यादा आ रखा है। अगर मैंने इसमें से 2,800 रिड्यूस कर दिए तो यहाँ पे तो 213 लिखा आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस खर्चे को कम करूँगा 2,800 रुपये से, इस खर्चे को कम करूँगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
सोच के देखो एक बार ध्यान से, जैसे ही खर्चे कम करूँगा या गायब करूँगा यहाँ से, तो ये प्रॉफिट अपने आप ऊपर को भागेगा। ठीक है, तो कितना भागेगा ऊपर, 2800 का। तो मैं किस तरफ लिख दूँ, ये प्लस की तरफ, तो ये जो है बढ़ जाएगा 2800 से। सबसे पहले ना वैल्यू लिख दिया करो डिसाइड करके कि किधर आनी है, प्लस में या माइनस में। ये चीज़ तो आराम से लिख सकते हो। ठीक, अब मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। तो ये वर्क ओवरहेड था, तो वर्क ओवरहेड्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। लास्ट क्लास में हमने दो लैंग्वेज देख ली थी, दो वर्ड्स जैसे ओवरचार्ज, अंडरचार्ज, नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, ये दो तरीके की। आज एक और वर्ड आपके पास नया आएगा। तो हो गया एक काम हमारा यहाँ पे ख़त्म। अब चलते हैं आगे। अगला इसी को देखें, अगर इसी को फॉलो करें तो वर्क ओवरहेड उधर भी था, इधर भी हो गया, दोनों में डिफरेंस था, हमने उस डिफरेंस को नेगलेक्ट वो कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरहेड यहाँ पे 95,500 है और टिक भी लगा हुआ है, मतलब उधर कुछ और है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फाइनेंशियल बुक में 95,500 है, कोई खर्चे हैं जो कि 95,500 है, और यही खर्चे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हमारी कॉस्ट बुक में कितने हैं। तो हमारी कॉस्ट बुक के अंदर ये है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे 93,000 है, 93,000 है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाले खर्चे 93,000 है। क्लियर है। अब देखो फ़र्क आया, बिल्कुल आया। जब खर्चे सेम नहीं है तो प्रॉफिट तो सेम आएगा ही नहीं, सिंपल है। तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ 95,500 और यहाँ 93,000 है, तो यहाँ पे मुझे इस खर्चे को और बढ़ाना पड़ेगा। इस खर्चे को बढ़ाना है वो मैटर नहीं है, उस खर्चे को बढ़ाकर इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं कोई खर्चे बढ़ाऊँगा तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। सिंपल है ना, सोच के देखो। तो कितना बढ़ाना है, कितना यहाँ पे 2,000, 2,500 रुपये का जब खर्चा बढ़ाऊंगा तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। 2,500 का प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखना है मुझे 2,500 रुपये से। ठीक, अब लैंग्वेज तो आपको पता ही है क्या लिखनी है। तो लैंग्वेज क्या लिख देते हैं, कोई खर्चा जो था वो अंडर चार्ज था। कौन सा था वो खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अंडर चार्ज। बच्चे और रट, कई बच्चे हैं रट लेते हैं कि यार अगर ये अंडर हुआ तो माइनस कर देंगे, वो हुआ तो ये कर ले। यार उससे काम गड़बड़ हो जाएगा, एक थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया क्वेश्चन गए, वहीं पे लुढ़क जाओगे। तो ये सब काम ना करो, एनालिसिस करो। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हो, एनालिसिस करनी आनी चाहिए आप लोगों को। अगला सेलिंग के आगे भी टिक लगा दिया था, मतलब इसमें भी डिफरेंस है। इसका जो है 1,13,500 है, यहाँ लिख देता हूँ 1,13,500, 1,13,500, 1,13,500। और हमारे हिसाब से सेलिंग के खर्चे आ रहे हैं 1,20,000। हमारे हिसाब से सेलिंग के खर्चे, हमारे मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से 1,20,000। तो डिफरेंस है, यहाँ पे खर्चा ये ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो 500, 6,500, 6,500 ज़्यादा है। अगर मैं 6,500 इसमें से इरेज करूँ और जैसी खर्चा कम करूँगा तो ये प्रॉफिट पे क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट समझ रहे हो ना। तो 6,500 से इस प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं हम, 6,500 से इस प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। और लैंग्वेज क्या लिख देते हैं कि कॉस्ट बुक के अंदर ये क्या था, ओवर चार्ज था। तो मैं सारी चीज़ें कॉस्ट बुक की लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉफिट कॉस्ट बुक का लिया ना, तो मैं उसी के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर अंडर था, ओवर था, ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। ठीक है। और अगर आप इसे फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से शुरू कर रहे होते तो आप ये भी लिख सकते थे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, FB, ऐसे करके भी कर सकते थे। क्लियर है। इसके अलावा ये सारा काम हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट, प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो यहाँ पे तो मेंशन करेगा नहीं, कॉस्ट बुक के अंदर वो शो भी नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ से टैली करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसके अकॉर्डिंग टैली करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर आते हैं, सेल तो दोनों में सेम है, फिनिश्ड स्टॉक ये अलग है, यहाँ 40,000 है, वहाँ कुछ और था। वर्क इन प्रोग्रेस भी दोनों में सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक जो है 40,000 है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड वाले आइटम्स है तो मैं इसे यहीं लिख देता हूँ। 40,000 यहाँ पे है कुछ, और हमारे पास जो फिनिश स्टॉक आया था 43,800 आया था, 43,800 आया था। अच्छा, इधर वाली चीज़ों का तो हमने नेचर समझ गए कि यार अगर इधर कोई खर्चे हैं और उसको हम अगर कम, मान लीजिए कम कर रहे हैं या हटा रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर भाग जाता है, और अगर हम कोई खर्चा बढ़ाते हैं तो वो प्रॉफिट कम हो जाता है। इनवर्स, उल्टा रिलेशन था। लेकिन अगर हम इस साइड, ये क्रेडिट यानी इनकम वाली साइड से अगर हम प्रॉफिट को रिलेशन पता करें,
कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे 43 है, इसको मैं 50,000 कर दूँ तो ये बढ़ जाएगा, और इसको कम कर दूँ तो ये भी घट जाएगा। यानी डायरेक्ट रिलेशन होता है इधर से, क्योंकि इनमें से ये घटाने के बाद ये चीज़ आई है ना, ये जो चीज़ है ये इधर की पॉजिटिविटी को शो करता है। बैलेंसिंग फिगर क्या चीज़ शो कर रही है, यानी ये वाली साइड ज़्यादा थी तभी तो ये काम हो रहा है। अच्छा चलो वो छोड़ो, अब यहाँ पे 40,000 है, यहाँ 43,800 है। कॉस्ट बुक को मुझे एडिट करना है, मतलब इमेजिनेशन के फॉर्म में, तो इसमें 3,800 ज़्यादा लिखा है। जब मैं 3,800 मिटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा मतलब इस प्रॉफिट को मुझे कम करना है 3,800 से। तो 3,800 से मुझे कम करना है, ये याद होना चाहिए दिमाग में। 3,800 से मैंने कम कर दिया। अब लैंग्वेज, नई वाली लैंग्वेज, ये अंडर चार्ज ओवर चार्ज वाली तो एक भाषा है। एक भाषा होती है रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड, कि वो रिकॉर्ड है वो नहीं है। और एक भाषा एक नई और आ रही है कि फिनिश्ड गुड्स, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सही से लिखोगे आप, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इज ओवर वैल्यूड। नया वर्ड आया, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक। तो थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रखेंगे, मैंने ज़्यादा यहाँ पे कॉलम ज़्यादा विड्थ इसकी बढ़ा दी। तो 3,800 रुपये से हमने इस प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखो, अगर आपको बैलेंसिंग फिगर से भी नहीं आ रही तो कैलकुलेटर पे 66,000 लिखो, फिर उसको बढ़ा दो, फिर घटा दो, फिर बढ़ा दो, फिर घटा दो, तो आपका वही प्रॉफिट बैठ जाएगा जो उसमें आ रहा था फाइनेंशियल बुक के अंदर। तो हम इसे क्या करते हैं, तरीके से ही कर लेते हैं। बड़ी साइड कौन सी, ये वाली साइड। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर तो आती होगी यार, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो आप लोग। हाँ तो ये लो 75,300 इधर भी लिख देते हैं। इधर बचेगा वो बैलेंस, किधर कितना बचेगा, इसमें से -2,500 एंड -3,800, तो ये आ रहा है 69,000। अभी 69,000 क्या है, दूसरे वाली बुक का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। क्लियर है। तो इस तरीके से रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हमें एक तसल्ली देती है, एक भरोसा देती है कि अच्छा ये और ये प्रॉफिट के बीच में इन इन चीज़ों का डिफरेंस था, बस हमने एक सेट करके देखा, वहाँ पे इमेजिन करके देखा, लगा कर देखा है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे जो प्रॉफिट जो डिफरेंस दे रहे हैं वो किन किन वजहों से दे रहे हैं। ठीक है, हम अकाउंटिंग करते हैं अपने यूज़र्स के लिए। मान लीजिए हमारा बॉस पूछता है क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं ये इनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। हमारी कोई इन्वेस्टर हमसे पूछ रहे हैं, हमारा कोई बैंक हमसे पूछ रहा है क्यों आपकी प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, तो हम उन्हें बता सकते हैं। गवर्नमेंट पूछ रही है तो हम उन्हें बता सकते हैं कि इन वजहों से जो है हमारे डिफरेंस जो है डिफरेंस आ रहे हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर दो, लेट मत करो। अगली वीडियो में एक और अच्छे से क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अगर आपका कोई अपना खुद का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें कि, या फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा क्या जिससे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलो वो मैं देखूंगा। फिलहाल अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।